आज से ठीक 100 साल पहले अगर आप किसी पार्टी में जाते और देखते कि किसी महिला के दांत अंधेरे में चमक रहे हैं या उसके चेहरे पर एक अलौकिक चमक है, तो आप उसे डरावना नहीं बल्कि बेहद खूबसूरत और मॉडर्न मानते। उस दौर में चमकना सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि यह अमीरी और अच्छी सेहत की निशानी थी। लोग रेडियम युक्त पानी पी रहे थे, रेडियम टूथपेस्ट से दांत साफ कर रहे थे और यहाँ तक कि अपनी त्वचा पर रेडियम क्रीम लगा रहे थे। दुनिया को लग रहा था कि उन्होंने मैजिक एलिमेंट खोज लिया है, एक ऐसा तत्व जो कभी खत्म न होने वाली ऊर्जा और रोशनी का स्रोत था। लेकिन न्यू जर्सी की एक शांत फैक्ट्री की दीवारों के पीछे कुछ बहुत ही खौफनाक घट रहा था। वहां काम करने वाली युवा लड़कियां, जिन्हें दुनिया द घोस्ट गर्ल्स के नाम से जानने वाली थी, अनजाने में अपनी मौत को अपने ही हाथों से चूम रही थीं। वे पेंट की छोटी ब्रशेस को अपने होठों से नुकीला बनाती थीं, ताकि वे घड़ियों के नंबर्स पर उस चमकदार रेडियम पेंट को बारीकी से लगा सकें। हर बार जब वे अपनी जीभ से उस ब्रश को छूती थीं, वे मौत का एक छोटा सा हिस्सा निगल रही थीं। उन लड़कियों को बताया गया था कि यह पेंट पूरी तरह से सेफ है। वे इतनी बेखौफ थीं कि मस्ती मजाक में वही पेंट अपने गालों, अपने नाखूनों और यहाँ तक कि अपने दांतों पर लगा लेती थीं, ताकि जब वे शाम को अपने प्रेमियों से मिले तो वे अंधेरे में एक परी की तरह चमक सकें। उन्हें नहीं पता था कि उनके शरीर के अंदर एक साइलेंट किलर प्रवेश कर चुका था, एक ऐसा किलर जो अंदर ही अंदर उनकी हड्डियों को खोखला कर रहा था, उनके जबड़ों को गला रहा था और उनके डीएनए को हमेशा के लिए बदल रहा था। यह कहानी सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की नहीं है, यह कहानी है उस दौर के कॉर्पोरेट लालच की और उन बहादुर महिलाओं की जिन्होंने अपनी गल चुकी हड्डियों के बावजूद दुनिया के सबसे शक्तिशाली सिस्टम के खिलाफ जंग लड़ी। आज हम उस चमक के पीछे के अंधेरे को खंगालेंगे जिसे इतिहास रेडियम गर्ल्स के नाम से याद करता है। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां साइंस और मेडिकल हिस्ट्री का सबसे दर्दनाक अध्याय छिपा है। इस तबाही को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। 1898 में मैरी क्यूरी ने रेडियम को खोजा था। यह एक ऐसा एलिमेंट था जो अंधेरे में खुद ब खुद एक नीली और हरी रोशनी छोड़ता था। उस दौर के वैज्ञानिकों के लिए यह एक मिरेकल था। इसकी एनर्जी इतनी विशाल थी कि लोग इसे लिक्विड सनशाइन कहने लगे। लेकिन तब तक ह्यूमन बॉडी पर इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में कोई नहीं जानता था। अर्ली 90s में यूनाइटेड स्टेट्स रेडियम कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियों ने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल एक खास तरह के पेंट बनाने में किया, जिसे अनडार्क कहा जाता था। इसकी इंजीनियरिंग इतनी सटीक थी कि रेडियम को जिंक सल्फाइड के साथ मिलाया जाता था ताकि वह सालों साल बिना किसी बाहरी पावर सोर्स के चमकता रहे। यह उस दौर की कटिंग एज टेक्नोलॉजी थी। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान सैनिकों की घड़ियों और विमानों के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यह चमकना बहुत जरूरी था, ताकि वे रात के अंधेरे में भी उन्हें देख सकें। यहीं से शुरुआत हुई उन फैक्ट्रीज की जहां इन युवा लड़कियों को काम पर रखा गया। उनके काम को डायल पेंटिंग कहा जाता था। यहाँ इंजीनियरिंग की एक बहुत ही बारीक टेक्निक का इस्तेमाल होता था, जिसे लिप पॉइंटिंग कहते थे। क्योंकि घड़ियों के नंबर्स बहुत छोटे होते थे, इसलिए पेंट लगाने वाले ब्रशेस के बाल अक्सर फैल जाते थे। काम में परफेक्ट एक्यूरेसी लाने के लिए सुपरवाइजर्स उन लड़कियों को निर्देश देते थे कि वे हर बार पेंट लगाने के बाद ब्रश को अपने होठों के बीच रखकर उसे नुकीला बनाएं। सोचिए, हर एक नंबर को पेंट करने के बाद वे लड़कियां उस ब्रश को अपने होठों से नुकीला बनाती थीं। हर घूंट के साथ रेडियम का एक सूक्ष्म हिस्सा उनके शरीर के अंदर जा रहा था। साइंस के नजरिए से देखें तो रेडियम पीरियडिक टेबल में कैल्शियम के बहुत करीब होता है। इसे कैल्शियम मिमिक कहा जाता है। जब रेडियम शरीर के अंदर जाता है तो हमारा शरीर उसे कैल्शियम समझकर धोखा खा जाता है, तो सीधे हमारी हड्डियों में डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। लड़कियां खुश थीं क्योंकि वे उस दौर के हिसाब से बहुत अच्छी सैलरी कमा रही थीं। उन्हें बताया गया था कि रेडियम इतना सुरक्षित है कि इससे उनकी सेहत सुधरेगी। वे अपने कपड़ों पर रेडियम के छींटे मारती थीं ताकि वे रात के अंधेरे में चमक सकें। उन्हें घोस्ट गर्ल्स कहा जाने लगा क्योंकि वे जब रात को घर लौटती थीं तो उनकी पूरी बॉडी से एक धीमी चमक निकलती थी। पर सच्चाई ये थी कि उनके शरीर के अंदर एक एटॉमिक बॉम्ब टिक टिक कर रहा था। उनकी हड्डियों के भीतर मौजूद रेडियम लगातार अल्फा पार्टिकल्स छोड़ रहा था, जो धीरे धीरे उनके सेल्स को अंदर से जला रहा था। ये केवल एक केमिस्ट्री का प्रयोग नहीं था, ये उन सैकड़ों लड़कियों के शरीर के साथ खेला जा रहा एक खौफनाक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट था, जिसके नतीजे आने वाले कुछ ही सालों में पूरी दुनिया को हिला देने वाले थे। अब सवाल यह उठता है कि क्या उस समय के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को इसके खतरों का अंदाजा नहीं था? यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। जिस समय ये लड़कियां रेडियम पेंट को अपने अंदर ले रही थी, उसी कंपनी के ऑनर्स और हाई लेवल साइंटिस्ट्स खुद को बचाने के लिए लैड स्क्रीन मास्क का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसा इंजीनियरिंग बैरियर बनाया था जो उन्हें उस रेडिएशन से बचा सके, लेकिन उन्होंने वही सुरक्षा अपनी वर्कर्स को नहीं दी। यहाँ एक काल्पनिक स्थिति के बारे में सोचिए। अगर उस समय की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड होती कि हम अल्फा पार्टिकल्स को नंगी आंखों से देख पाते, तो उन फैक्ट्रीज का नजारा किसी हॉरर मूवी से कम नहीं होता।
हर एक लड़की के मुंह से, उसकी सांसों से और उसकी स्किन से हजारों छोटे छोटे एटॉमिक बुलेट्स निकल रहे होते। ये अल्फा पार्टिकल्स असल में एनर्जी के वो गोले हैं जो कागज के एक टुकड़े को भी पार नहीं कर सकते, लेकिन अगर वे एक बार शरीर के अंदर चले जाएं तो वे किसी मिसाइल की तरह आपके डीएनए को चीर देते हैं। साइंस के नजरिए से एक और अजीब बात यह थी कि रेडियम का हाफ लाइफ लगभग 1600 साल है। इसका मतलब ये है कि उन लड़कियों ने जो रेडियम निगला था वह उनके मरने के बाद भी उनकी कब्रों के अंदर चमकता रहेगा। अगर आज भी हम उनकी कब्रों को एक मशीन जो रेडिएशन नापती है के पास ले जाएं, तो वह मशीन चीखने लगेगी। ये एक बायोलॉजिकल पैराडॉक्स था, एक ऐसा तत्व जो कैंसर का इलाज करने की क्षमता रखता था। रेडियोथेरेपी के शुरुआती दौर में वही तत्व उन स्वस्थ लड़कियों के शरीर में मौत का बीज बो रहा था। सोचिए, अगर उन लड़कियों को इंजीनियरिंग के बेसिक रूल्स पता होते, या अगर कंपनी ने सेफ्टी प्रोटोकॉल को मुनाफे से ऊपर रखा होता, क्या आज की मॉडर्न सेफ्टी इंजीनियरिंग उन्हीं की मौत की नींव पर खड़ी है? सच्चाई ये है कि उन लड़कियों के शरीर लिविंग लेबोरेटरीज बन गए थे। डॉक्टर्स हैरान थे कि क्यों उनकी हड्डियां बिना किसी चोट के टूट रही थीं। इसे रेडियम जौ कहा जाने लगा, एक ऐसी भयानक स्थिति जहां जबड़े की हड्डी इतनी कमजोर हो जाती थी कि वह सिर्फ छूने भर से चूर चूर हो जाती थी। यह सिर्फ एक मेडिकल मिस्ट्री नहीं थी, ये एक एटॉमिक बेट्रायल था। उन लड़कियों के साथ जो हुआ उसने साइंस की दुनिया के सबसे बड़े पैराडॉक्स को जन्म दिया। क्या तरक्की की कीमत इंसानी जान से बढ़कर है? रेडियम गर्ल्स की कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा वह नहीं है जो उनके साथ हुआ, बल्कि वह है जो आज भी हो रहा है। साइंस की दुनिया में एक बहुत ही परेशान करने वाला तथ्य है, रेडियम का हाफ लाइफ 1600 साल होता है। इसका मतलब यह है कि उन लड़कियों के शरीर आज भी उनकी कब्रों के अंदर अलाइव हैं, कम से कम एटॉमिक लेवल पर। अगर आप आज न्यू जर्सी के उन कब्रिस्तानों में जाएं, तो वहां की मिट्टी और उन ताबूतों के अंदर से आज भी रेडिएशन की लहरें निकल रही हैं। वे लड़कियां आज भी अंधेरे में चमक रही हैं। ये कोई भूतिया कहानी नहीं है, ये प्योर न्यूक्लियर फिजिक्स है। सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री और डार्क साइड ये है कि उस दौर में यूएसआरसी यूनाइटेड स्टेट्स रेडियम कॉर्पोरेशन ने इस सच को छुपाने के लिए किस हद तक नीचता दिखाई। जब लड़कियों के दांत गिरने लगे और उनके जबड़े उनके चेहरे से अलग होने लगे, तो कंपनी ने डॉक्टर्स को रिश्वत दी ताकि वे इसे सिफिलिस, एक यौन रोग का नाम दे सकें। ये एक सोची समझी इंजीनियरिंग ऑफ डिसेप्शन थी। वे उन लड़कियों के कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल रहे थे ताकि रेडियम की साख बची रहे। एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया मॉली मैगिया का है। जब उसकी मौत हुई तो उसका जबड़ा इतना गल चुका था कि डॉक्टर ने उसे अपने हाथों से उठा लिया था, लेकिन कंपनी ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स बदल दी। सालों बाद जब कोर्ट केस हुआ तो उसकी लाश को कब्र से बाहर निकाला गया। वैज्ञानिकों को लगा था कि शायद सालों बाद रेडिएशन खत्म हो गया होगा, लेकिन जैसे ही ताबूत खुला, पूरा कमरा एक अलौकिक नीली रोशनी से भर गया। उसकी हड्डियां अभी भी हॉट थीं, साइंटिफिक टर्म्स में कहें तो वे रेडियो एक्टिव थीं। यहाँ एक डार्क पैराडॉक्स सामने आता है। उन लड़कियों के शरीर के अंदर रेडियम ने माइक्रो फ्रैक्चर्स पैदा कर दिए थे। उनकी हड्डियां शहद के छत्ते की तरह खोखली हो गई थीं। साइंस आज भी ये पूरी तरह नहीं समझ पाया है कि रेडियम इतनी सटीकता से सिर्फ हड्डियों के स्ट्रक्चर को ही क्यों निशाना बनाता है, और कैसे यह सदियों तक सेल्स को जिंदा रखकर उन्हें म्यूटेट करता रहता है। क्या यह संभव है कि उन गोस्ट गर्ल्स का डीएनए पूरी तरह से बदल चुका था? क्या उनके शरीर के अवशेष आने वाले 1000 सालों तक धरती के लिए एक रेडियो एक्टिव हैजर्ड बने रहेंगे? ये एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जो हमें याद दिलाती है कि जब इंजीनियरिंग बिना एथिक्स के की जाती है तो वह प्रोग्रेस नहीं बल्कि श्राप बन जाती है। उन लड़कियों की चीखें आज भी उन बंद पड़ी फैक्ट्रियों की दीवारों में दफन हैं, जहां आज भी किसी का जाना मना है, क्योंकि वहां की हवा में आज भी मौत तैर रही है। रेडियम गर्ल्स की यह दास्तान महज एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि यह साइंस और ह्यूमन राइट्स के इतिहास का वो मोड़ था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आज जब आप किसी फैक्ट्री में सेफ्टी वार्निंग साइंस देखते हैं, या जब कोई कंपनी अपने वर्कर्स के लिए हजार्डस मटेरियल प्रोटोकॉल्स बनाती है, तो याद रखिएगा कि उन नियमों की स्याही में उन लड़कियों का खून और उनकी गल चुकी हड्डियों का दर्द शामिल है। जिस रेडियम ने उन मासूम लड़कियों की जान ली, उसी ने बाद में कैंसर के इलाज रेडिएशन थेरेपी का रास्ता साफ किया। उनकी मौत ने ही ऑक्यूपेशनल डिजीज लॉज की नींव रखी। आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स उन गोस्ट गर्ल्स के बलिदान पर खड़े हैं। लेकिन यहाँ एक कड़वा सवाल बच जाता है, क्या हम आज भी तरक्की की दौड़ में वही गलती नहीं कर रहे? आज हम एआई, जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग के दौर में हैं। हम फिर से वैसी ही मैजिक टेक्नोलॉजीज के साथ खेल रहे हैं जिनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में हम शायद उतना ही कम जानते हैं जितना 1920 में वे लड़कियां रेडियम के बारे में जानती थीं। क्या हम आज भी किसी इनविजिबल किलर को अपनी जीभ से छू रहे हैं, बस उसका रूप बदल गया है? उन लड़कियों के ताबूत आज भी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं और उनकी हड्डियां अगले 1500 सालों तक उस खामोश अंधेरे में चमकती रहेंगी।
वे हमें याद दिलाती रहेंगी कि नॉलेज बिना कॉशन के जहर बन सकती है। इतिहास उन्हें रेडियम गर्ल्स कहता है, लेकिन वे असल में एटॉमिक मार्टर्स थीं। उनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी और उनका बलिदान हमें हमेशा आगाह करता रहेगा कि साइंस एक मशाल है, अगर सही से न थामी जाए तो वह हाथ जलाने में देर नहीं लगाती। ऐसे और रहस्य जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।